हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिस चीज़ का आप सभी स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। और ये 2023 के स्टूडेंट्स के लिए मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। सो इस मॉडल पेपर को अगर लास्ट तक और ध्यान से आप देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पता चल जाएंगी कि हिंदी के मॉडल पेपर में किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहता है, ये सब कुछ। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, पिछले 2 सालों से मॉडल पेपर के बारे में हमेशा इस चैनल का दबदबा रहा है। जब भी मॉडल पेपर हम अपलोड करते हैं तो 3 लाख 4 लाख, यहाँ तक कि 2022 का तो मॉडल पेपर 7 लाख स्टूडेंट्स ने देखा है। तो इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि हम ट्रस्टेड वीडियोज़ बनाते हैं और एक वीडियोज़ के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मॉडल पेपर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो सबसे पहले तो ये समझिए स्टूडेंट्स की जो आपको समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। ये 15 मिनट आपको पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मिलता है और 3 घंटे आपको पेपर में दिए गए क्वेश्चंस को लिखने के लिए मिलता है। इसके अलावा पूर्णांक 100 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। इसके बाद कुछ अगर हम इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लें तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और इसमें दूसरा नोट्स आपको ये कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर आपको देना आवश्यक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खंड क वाला प्रश्न का उत्तर आप दिए और खंड ख वाला आप छोड़ देंगे। आपको दोनों खंड के प्रश्नों का उत्तर देना है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो को और पूरी चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है खंड क की। तो खंड क में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जितने भी मतलब अच्छे नंबर के क्वेश्चंस हैं और जितने भी ज़्यादा पेज में होने वाले क्वेश्चंस हैं वो सभी खंड क में आते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करें तो ये पूछा जाता है आपका गद्यांश से। किससे? गद्यांश से। गद्यांश देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि गद्यांश और पद्यांश 2 ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ये तैयार करनी होती है। तो ये आती है सबसे पहले आपको याद रखना है कि MCQs क्वेश्चंस के बाद तो पहले नंबर वाला जो क्वेश्चंस है वो बहुविकल्पीय तौर पे होता है, जो कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पूछा जाता है। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, क, ख, ग और इसी तरीके से घ और अंग, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे 5 प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के पूछे जाते हैं और ये टाइप आप देख सकते हैं कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन सा है ना। तो बहुत ही सिंपल सा है, दामोदर शर्मा। इसी तरीके से भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की एक बहुत ही फेमस पत्रिका है। तो इसी तरीके से हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से अगर आप अच्छे तरीके से इम्पॉर्टेंट प्रश्न याद करते हैं तो ये जो एक नंबर के 5 प्रश्न बहुविकल्पीय तौर पे पूछे जाएंगे आपके हिंदी गद्य साहित्य से, वो सभी आप आसानी से कर जाएंगे। और सभी प्रश्न के लिए प्रश्न नंबर 1 में एक नंबर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अगर आप 5 प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं तो 5 नंबर आपको पहले प्रश्न से मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें तो जो दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, वो हिंदी पद साहित्य के इतिहास से पूछा जाता है ना। तो पद साहित्य के इतिहास से अगर आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हैं तो आप आसानी से ये 5 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। तो आप सभी जानते हैं कि अष्टछाप कवि, अष्टछाप में कुछ ऐसे कवि आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भक्ति काल के किसी शाखा से भी कनेक्टेड है। तो आप सभी जानते हैं अष्टछाप के कवि ज़्यादातर कृष्ण भक्ति शाखा से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। तो जितना आप गद्यांश को, पद्यांश के इतिहास को पढ़ेंगे उतना ही इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो बहरहाल दूसरा प्रश्न भी 5 प्रश्न को लेके आता है। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, क, ख, ग, घ, अंग, और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का रहेगा। तो दूसरे प्रश्न से भी आपको 5 नंबर मिल जाता है ना। अब आते हैं, बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। और तीसरा प्रश्न स्टूडेंट्स फाइनली आता है गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है ना। और आपको इस पूरे ये जो गद्यांश दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ना है
और कई बार व्याख्या पूछ देता है और कई बार इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछ दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे दो आपको गद्यांश दिया जाएगा, यहाँ पे एक अथवा करके एक और गद्यांश दिया जाएगा। तो जो भी गद्यांश आपको आसान लगता है उस गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और उससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 5, इस 5 प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए, है ना। तो आपके लिए संदर्भ के लिए स्टूडेंट्स आपको 2 नंबर मिलेगा और बाकी 5 प्रश्नों के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से 5 प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो 10 नंबर आपको प्रश्न नंबर 3 से मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो ये पद्यांश पर आधारित जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इस पद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस पद्यांश को पढ़ के और पहला क्वेश्चन आपको करना है कि इस प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताइए, यानी ये पद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन से हैं ये बताना है। और इसी से रिलेटेड 4 प्रश्न और पूछा जाता है। तो अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही से दे देते हैं तो इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो 5 प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको 10 नंबर मिलेगा। याद रखें पद्यांश में भी 2 पद्यांश दिए जाते हैं अथवा करके, इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है वो पद्यांश का आप अच्छे तरीके से उस पद्यांश को पढ़ के और इनसे रिलेटेड 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 में स्टूडेंट्स जो क वाला प्रश्न है, इसमें आपको किसी भी लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है ना। अब यहाँ पे कई ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं और देखिए यूपी बोर्ड में कई बार ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लेखक होते हैं जिनका जीवन परिचय हर एक साल पूछा जाता है। तो किन्हीं 3 लेखकों का अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं तो एक ना एक आपको जो है वो काम कर जाएगा। इसलिए आपको सभी लेखकों का जीवन परिचय याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी फेमस 3 लेखक का जीवन परिचय याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है वो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोजी सुंदर रेड्डी, है ना। ये वासुदेव शरण अग्रवाल का हर एक साल पूछा जाता है। तो इनका और 2 और बहुत इंपॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको शब्द सीमा दी गई है, यानी वर्ड लिमिटेशन 80 शब्दों में आपको लिखना है और अगर आप उसका जीवन परिचय लिखते हैं लेखक का तो 3 नंबर मिलेगा और कृतियों के बारे में लिखते हैं तो 2 नंबर, यानी टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5 में जो ख वाला सेक्शन है, दोनों सेक्शन को आपको अटेंड करना है। प्रश्न नंबर 5 के क वाले को भी करना है और ख वाले को भी करना है। ये आपको सहूलियत दे दी जाती है कि ये जो क में 3 दिया गया है 3 लेखक का, इनमें से आपको कोई एक का जीवन परिचय देना है, तीनों का नहीं देना है, कोई एक का, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा भी क्या है, एक लेखक का जीवन परिचय। और ख वाला भी आपको करना है। ख वाले में क्या है कि एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है। अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये 4 यहाँ पे दिया गया है। इसमें से कोई एक कवि का आपको जीवन परिचय देना है। तो अगेन स्टूडेंट्स किसी 3 फेमस कवि का अगर आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड में बार बार कवियों के जीवन परिचय आते हैं, तो आसानी से आप उनके जीवन परिचय को लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने जयशंकर प्रसाद के बारे में अच्छे तरीके से लिखा, उनके जीवन परिचय के और उनके कृतियों के बारे में, तो टोटल 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आसानी से इस प्रश्न से भी आप नंबर गेन कर पाएंगे। छठा नंबर जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, वो कहानी से लिया जाता है। आपके किताब में कई कहानियाँ होंगी, जैसे पंचलाइट या बहादुर या और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो उन कहानियों को आप अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए और उन कहानियों को लिखने के, संक्षिप्त रूप से उनके बारे में लिखने के लिए आएगा। जैसे पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए,
मतलब अपने शब्द सीमा के अंतर्गत, अपने सोच विचार के अंतर्गत, इस 80 शब्द सीमा के अंतर्गत आपको बहादुर कहानी या पंचलाइट कहानी के बारे में बताना है। या फिर अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो एक और आपको सहूलियत दी जाती है कि कर्मनाशा की हार, या फिर और भी बहुत सारे पात्र होते हैं, उनका चरित्र चित्रण आप बताइए। कर्मनाशा की हार, इस कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण बताइए। ठीक है, तो आप सभी कहानियों को अच्छे से याद रखें ताकि आप किसी भी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आसानी से कर पाएंगे, है ना। जैसे बहादुर कहानी में बहादुर का चरित्र चित्रण करिए, या उनकी मतलब जो भी पात्र हैं, जो प्रमुख पात्र हैं, उनका चरित्र चित्रण करिए। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलता है। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक आपको करना है और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद सबसे मज़ेदार आता है स्टूडेंट्स खंड काव्य। तो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, खंड काव्य क्या होता है कि खंड काव्य हर जिलों में अलग अलग होता है। तो आप जिस जिले में हैं उस जिले में आप देखिए कि आपके यहाँ कौन सा खंड काव्य दिया जाता है। जैसे रश्मि रथी कई जिलों में होता है, कई जिलों में श्रवण कुमार होता है, कई जिलों में मुक्ति यज्ञ होता है, कई जिलों में त्यागपथी होता है ना, कई जिलों में सत्य की जीत होता है। तो इन सभी में से आपको कोई एक खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण याद कर लेना है, या उनके पूरे जो है वो खंड काव्य का थोड़ा बहुत जो है वो पूरी चीज़ सही से एकदम ध्यान से देख लेनी है, या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बैंक पे आपका क्वेश्चन है उसको एक बार याद कर लेना है। यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 80 शब्द सीमा के अंतर्गत आपको इसका भी आंसर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 7 खत्म हो गया। उसके बाद ये पूरा खंड क समाप्त हो जाता है। अब बारी आती है खंड ख की। अगर आप 7 प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर दे लेते हैं तो खंड क आपका समाप्त हो जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद खंड ख के बारे में हम बात करते हैं। खंड ख में जो सबसे पहला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, ये 7 नंबर का प्रश्न है। आप देख भी सकते हैं 2+5 लिखा है। 2+5 मतलब क्या है कि यहाँ पे एक संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। इस संस्कृत के गद्यांश को आपको पढ़ना है। यहाँ पे 2 दिया गया है स्टूडेंट्स, जो आपको आसान लगे वो आप चुनाव कर सकते हैं। तो इन दोनों गद्यांशों में से जो आपको पसंद है उस गद्यांश का चुनाव करिए, अच्छे से पढ़िए और इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आप संदर्भ लिख देते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप इसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो 2+5 यानी 7 नंबर का ये प्रश्न आपको दिया जाता है। उसके बाद से स्टूडेंट्स आपको श्लोक दिया जाता है। इसी के 8वें के ख वाले खंड में 8वां प्रश्न का जो ख वाला सेक्शन है, इसमें श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद आपको करना है। तो इसके लिए क्या करना है, 2 श्लोक यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। जो भी श्लोक आपको आसान लगे उसको चूज करिए, उसका संदर्भ लिखिए, उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी आपको 7 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स 9वें प्रश्न की, जो कि है किसी भी चैप्टर से, संस्कृत के किसी भी पार्ट से आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पे 4 प्रश्न दिया गया है, लेकिन 2 प्रश्न का आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका हिंदी में उत्तर लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है स्टूडेंट्स, नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो है वो संस्कृत में ही प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर आपको संस्कृत में ही देना है। जैसे इन दोनों प्रश्नों का आपको अगर उत्तर देना है, जैसे दूसरा प्रश्न है किम धनम सर्व प्रधानम, है ना, ज्ञानमय प्रदीपः केन प्रज्वलित। तो इन दोनों का अगर आपको उत्तर पता है तो इन दोनों का उत्तर आप संस्कृत में लिखेंगे। 2-2 नंबर का ये प्रश्न है, 4 नंबर का टोटल आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ से। 10वां नंबर जो प्रश्न है इसमें कई खंड है, क, ख और ग, तीनों आपको अटेम्प्ट करना है और तीनों में आपको थोड़ा बहुत सहूलियत मिल जाता है। जैसे क वाले में श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। इन दोनों में से कोई एक का आप परिभाषा लिखिए, इसके लिए 1 नंबर मिलेगा और इसका उदाहरण देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। यानी टोटल 2 नंबर का ये प्रश्न 10वां का क है। 10वां का ख अगर हम बात करें तो यह अलंकार का है। श्लेष अलंकार या दृष्टांत अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। परिभाषा के लिए 1 नंबर, उदाहरण के लिए 1 नंबर, यानी टोटल 2 नंबर का आपका ये प्रश्न है 10वां का ख।
फिर अगर हम बात करें 10वां के ग की, तो ये छंद से आता है। चौपाई छंद या दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखनी है। परिभाषा के लिए 1 नंबर, उदाहरण के लिए 1 नंबर। तो इस तरीके से 2 नंबर का ये भी प्रश्न आपको दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 में आपको क्या करना है कि किसी भी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। अब वो विषय बहुत ही पॉपुलर भी हो सकते हैं, कई बार जो आप तैयार करके जाते हैं वो नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए, कोई भी निबंध आता है तो आपको अपनी थॉट प्रोसेस वहाँ पे एक्सप्रेस करनी होती है। आप जो सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में वो लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि किताबी भाषा जो है वो वहाँ पे पेस्ट करें, हो सकता है कि कम नंबर आपको मिले। कुछ फेमस टॉपिक निबंध के लिए बेरोजगारी समस्या है, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, देखिए यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे एक आप जोड़ लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण। इसके अलावा आतंकवाद एक बड़ी समस्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका टॉपिक है। इसके अलावा मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय लेखक, जैसे गोस्वामी तुलसीदास का दिया गया है। इसके अलावा सर्वधर्म संभाव, ये या किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, कोई मेले में आप गए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, या मेले में जाके कैसा महसूस होता है, या मेले में क्या क्या होता है, ये सब आप वर्णन कर सकते हैं। कोई भी एक विषय चुन के आपको 9 नंबर का ये प्रश्न है, सबसे अच्छा नंबर इसी प्रश्न में आपको दिया जाता है। तो इसकी अच्छी तैयारी करके जाइएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से करते जाइए। प्रश्न नंबर 12 थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे 12वें का क में 2-3 सेक्शन पूछा जाता है। जो 12वें के क में जो पहला वाला है, इसमें आपको संधि विच्छेद आपको देना है। पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा, इन चारों ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। इसके अलावा प्रज्यते का संधि विच्छेद क्या होगा, ये दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें से आपको चूज करना है। यानी ये एक तरीके से क्या है, तो ये एक तरीके से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो क के अंतर्गत 3 प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के, तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। 12वां का जो ख वाला प्रश्न उत्तर है, इसमें आपको समास का विग्रह करना है। ठीक है, विग्रह करके समास का नाम बताइए। जैसे दशानन कौन सा समास है, कृष्ण सर्पः कौन सा समास है। 1-1 नंबर का ये प्रश्न है, 2 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। प्रत्येकम आपको बताना है, इसमें से कोई 2 ही बताना है, तो इसलिए आप कोई 2 ही बताइएगा। या सॉरी, एक का आपको विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें 13वें के बारे में, तो 13वें के क का पहला जो है वो आत्मनः शब्द का द्वितीय बहुवचन आप बताइए। संस्कृत में बहुत सारे लकार, बहुत सारे पुरुष याद करने पड़ते हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा। बाकी ये जो 13वां प्रश्न है ये ओवरऑल पूरा संस्कृत का ही है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम 14वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 14वां नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 आपको ट्रांसलेशन यानी अनुवाद दे दिया जाएगा, और इन चारों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे पहला है, तुम दोनों जाते हो, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, मैं तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, गाय से दूध दूहता है। ठीक है, तो इन सभी का थोड़ा सा हार्ड अनुवाद है इसका, लेकिन अगर आप संस्कृत में अनुवाद करना जानते हैं तो आसानी से आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मेहनत करिए। देखिए, हिंदी का जो मॉडल पेपर है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद से समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, और साथ ही साथ ये पूरा अगर पैटर्न आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमें उत्साहित कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम आप सभी के लिए इसी तरीके की जोरदार कंटेंट बना पाएँ। अगर आप और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और हिंदी की तैयारी बेस्ट करिए, क्योंकि इसी में सबसे अच्छा नंबर आपका उठ सकता है ना। अगर हिंदी में आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो हर एक सब्जेक्ट्स में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी होती है तो अंतिम भी काफ़ी अच्छा होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।